The notice issued by the Supreme Court of India on the PIL filed by Ashwini Upadhyay marks a moment of long overdue honesty in India's reservation discourse. अज्यूम कीजिए कि एक एससी स्टूडेंट के फादर आईएएस ऑफिसर है, फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट एक अच्छे स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग ली है और उसके पास ऑलमोस्ट वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक मिडिल क्लास या पुअर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। अब सवाल ये है कि क्या उस स्टूडेंट को भी एससी रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं। और दूसरी तरफ एक और ऐसे स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स फाइनेंशियली वीक हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन वो भी उसी रिजर्वेशन कैटेगरी में कम्पीट कर रहा है। क्या दोनों को एग्जैक्टली सेम रिजर्वेशन बेनिफिट मिलना चाहिए? इसी सवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रिजर्वेशन की पूरी कहानी को दोबारा जिंदा कर दिया है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एससी एसटी रिजर्वेशन को ओबीसी रिजर्वेशन के साथ सिंपली कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसी को समझना इस पूरी स्टोरी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले समझते हैं केस क्या है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पीआईएल आई। पिटिशनर हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय। उनकी डिमांड है कि एससी और एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली पर नोटिस इशू करके सेंटर और स्टेट से रिस्पांस मांगा था और अब अगस्त 2026 में सेंटर ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सेंटर एससी और एसटी रिजर्वेशंस में क्रीमी लेयर लगाने के फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट का बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि एससी एसटी कम्युनिटी को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है वो सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, यानी गरीबी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक ही चीज़ नहीं है। और यहीं से पूरी डिबेट इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं क्रीमी लेयर्स क्या होता है। ओबीसी रिजर्वेशन में एक प्रिंसिपल है कि जो कम्युनिटीज़ फाइनेंशियली एडवांस हुए हैं उन्हें रिजर्वेशन के बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए एक ओबीसी फैमिली फाइनेंशियली और सोशली काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, पेरेंट्स हाई लेवल गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, फैमिली के पास रिसोर्सेज हैं, बच्चे को अच्छी एजुकेशन, कोचिंग और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो लॉजिक ये है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट बार बार उसी रिलेटिवली एडवांस सेक्शन तक नहीं पहुंचना चाहिए। रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी आइडिया को ब्राउडली क्रीमी लेयर प्रिंसिपल कहा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, क्या एससी एसटी के केस में भी एग्जैक्टली यही लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है? पिटिशनर कहते हैं हाँ और सेंटर का आंसर है नहीं। तो अब दोनों अपने आर्ग्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रिंसिपल से जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले पिटिशनर की डिमांड समझते हैं। पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट बेसिकली 3 पॉइंट्स पर है। पहला आर्ग्यूमेंट है कि बेनिफिट बार बार सेम फैमिलीज तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर किसी एससी एसटी फैमिली की इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन बहुत इंप्रूव हो चुकी है तो क्या उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी रिजर्वेशन का सेम बेनिफिट मिलना चाहिए? पिटीशन में इसी को इलीट कैप्चर के कंसर्न से जोड़ा गया है। मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट कम्युनिटी के सबसे डिसएडवांटेज सेक्शन तक पहुंचने की बजाय रिलेटिवली एडवांस फैमिली को ही बार बार मिल रहा है। तो क्या यही होना चाहिए या ये बदलना चाहिए? तो दूसरा पॉइंट है, रिजर्वेशन का पर्पस एम्पावरमेंट करना है, परमानेंट डिपेंडेंसी नहीं। पिटिशनर का आर्गुमेंट है कि रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है। इसीलिए पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए कि बेनिफिट एक्चुअल किसको मिल रहा है। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है, एससी और एसटी कम्युनिटी के अंदर भी इनइक्वालिटीज़ हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एससी एक सिंगल यूनिफॉर्म सोशल एक्सपीरियंस नहीं है। एसटी कम्युनिटीज़ के अंदर भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं है। कुछ सेक्शन बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं और कुछ सेक्शन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिप्रेजेंटेशन में कंपैरेटिवली आगे आ चुके हैं। तो पिटिशनर पूछ रहे हैं, अगर इनइक्वालिटी कैटेगरी के अंदर भी है तो पॉलिसी उसको इग्नोर क्यों कर रही है? अब सेंटर का आर्ग्यूमेंट सुनिए। सेंटर का स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कह रही है कि एससी एसटी के रिजर्वेशन को सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर समझना गलत होगा, क्योंकि एससी एसटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का हिस्टोरिकल बेस कास्ट और सोशल एक्सक्लूजन रहा है। आप किसी 80% की इनकम बढ़ा सकते हैं, उनकी एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, वो ऑफिसर बन सकता है, उसकी फैमिली इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन क्या उसके कास्ट बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है? सेंटर का आंसर है ज़रूरी नहीं ऐसा हो। और इसी वजह से गवर्नमेंट का कहना है कि ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर प्रिंसिपल डेवलप हुआ है उसको ऑटोमेटिकली एससी एसटी पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी सेंटर के हिसाब से इकोनॉमिकली एडवांसमेंट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को एक स्केल पर मेजर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का 2024 का जजमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। यहाँ पे
2024 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया था। कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स SC/ST कम्युनिटीज़ के अंदर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट उन ग्रुप्स तक भी पहुंच सके जो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिसएडवांटेज है। यानी कोर्ट ने ये माना कि SC/ST कैटेगरी के अंदर भी इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं। और इसी जजमेंट में क्रीमी लेयर को लेकर भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सामने आई थी। यहाँ एक डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर एक ही चीज़ नहीं है। सब क्लासिफिकेशन का मतलब है SC/ST के अंदर अलग ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके रिजर्वेशन का बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इक्विटेबल बनाना। क्रीमी लेयर का आइडिया है कैटेगरी के रिलेटिवली एडवांस मेंबर्स को रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड करना। दोनों का ऑब्जेक्टिव बेनिफिट को ज़्यादा डिसएडवांटेज लोगों तक पहुंचाना हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म अलग है। इसी डिफरेंस को लेकर अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और इंटरेस्टिंग हो गई है। तो असली टकराव समझते हैं। असली टकराव कास्ट है या इकोनॉमिक स्टेटस। तो रिजर्वेशन में डिसएडवांटेज को हम कैसे मेज़र करें? क्या सिर्फ ये देखें कि फैमिली कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या ये भी देखें कि पर्सन किस सोशल ग्रुप से आता है और उस ग्रुप ने हिस्टोरिकली क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस किए हैं? क्रीमी लेयर के सपोर्टर्स कहेंगे कि रिजर्वेशन का बेनिफिट सबसे नीडी लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्रिटिक्स कहेंगे कि SC/ST रिजर्वेशन पॉवर्टी रिमूवल स्कीम नहीं है, तो इसका कनेक्शन हिस्टोरिकल कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन से है। और यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इनकम देख लेंगे तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एंगल मिस हो सकता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक और सोशल एडवांसमेंट के डिफरेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो ये क्वेश्चन भी उठता रहेगा कि क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों तक इक्वली पहुंच रहा है जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है। यही असली कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा है। तो एक इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन समझिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। जनवरी में कोर्ट ने मैटर पर नोटिस इशू किया था और अब सेंटर का रिस्पॉन्स भी रिकॉर्ड पर आ चुका है। तो अभी से फाइनल डिसीजन मानना गलत होगा। ये अभी लाइव कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या एंगल है? सबसे पहले आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन को मैकेनिकली सेम ट्रीटमेंट मिले। कभी कभी जेन्युइन इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं। फिर आता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए स्पेशल प्रोविजन का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यहीं से डेवलप होता है। आर्टिकल 46 स्टेट को वीकर सेक्शन पर्टिकुलरली SCs और STs के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए डायरेक्शन देता है। साथ ही आर्टिकल 335 पब्लिक सर्विसेज में SCs और STs क्लेम्स को एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के साथ बैलेंस करने की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरफ है सोशल जस्टिस, दूसरी तरफ है इक्वालिटी और तीसरी तरफ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिजर्वेशन डिबेट इन तीनों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो वापस उसी सवाल पे आते हैं, तो क्या रिच SC/ST पर्सन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं? इस सवाल का जवाब सिंपली येस और नो नहीं हो सकता। हमको दोनों साइड्स देखनी होंगी। सबसे पहले क्रीमी लेयर्स के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स होंगी। रिजर्वेशन का बेनिफिट रिपीटेडली रिलेटिवली एडवांस फैमिलीज तक नहीं रुकना चाहिए। SC/ST कम्युनिटीज़ के अंदर भी सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इससे अफर्मेटिव सेक्शन का बेनिफिट ज़्यादा टारगेटेड हो सकता है। और क्रीमी लेयर के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये हो सकते हैं कि SC/ST की डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ इनकम से मेजर नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक प्रोग्रेस कास्ट बेस्ड सोशल स्टिग्मा को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट नहीं करती। इनकम बेस्ड एक्सक्लूजन से SC/ST रिजर्वेशन के हिस्टोरिकल पर्पस को डाइल्यूट करने का रिस्क हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्रीमी लेयर आइडेंटिटी कैसे होगी? सिर्फ इनकम, पेरेंट्स के जॉब, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एक्चुअल एक्सपीरियंस, यही इम्प्लीमेंटेशन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कल क्रीमी लेयर प्रिंसिपल SC/ST रिजर्वेशन में इंट्रोड्यूस हो गया, अगला क्वेश्चन होगा इनकम थ्रेशोल्ड क्या होगा? अगर इनकम 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, या इनकम के साथ ऑक्यूपेशन और सोशल स्टेटस भी देखी जाएगी। अगर एक SC ऑफिसर का बच्चा प्रिविलेज के साथ बड़ा हुआ है लेकिन उसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस भी होता है, तो उस केस को कैसे मेज़र किया जाएगा? यानी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि क्रीमी लेयर लगनी चाहिए या नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है अगर लगनी चाहिए तो उसको कैसे डिफाइन कर देंगे। और यही किसी भी पॉलिसी का रियल टेस्ट होता है। तो कंक्लूजन में यही कहेंगे कि SC/ST रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर डिबेट को सिर्फ रिच लोगों को कोटा मिलना चाहिए या नहीं, इस हेडिंग में मत समझिए। इसके पीछे इंडिया के अफर्मेटिव एक्शन मॉडल का एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। रिजर्वेशन का टारगेट क्या है? हिस्टोरिकल सोशल डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना, सबसे डिप्राइव्ड लोगों को अपॉर्चुनिटी देना,
ये दोनों को एक साथ लेकर चलना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही चैलेंज है और सेंटर का करंट स्टैंड क्लियर है कि SC/ST रिजर्वेशन को OBC क्रीमी लेयर मॉडल के साथ सिंपली इक्वेट नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ पिटिशनर का सवाल है, अगर SC/ST कम्युनिटीज़ के अंदर भी कुछ सेक्शन बहुत आगे निकल चुके हैं तो रिजर्वेशन का मैक्सिमम बेनिफिट सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसी वजह से ये डिबेट सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं है, ये डिबेट है इक्वालिटी को प्रैक्टिकली अचीव करने की। और UPSC के लिए यही कहेंगे कि रिजर्वेशन का डिबेट कोटा कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, असली सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल जस्टिस का बेनिफिट सबसे ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं। तो आप इस इशू पर क्या सोचते हैं बिल्कुल कमेंट में बताइए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।